इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्या होगा अगर तुम्हारा टाइम हर दिन रीसेट हो जाए तो तुम्हारी लाइफ एक सेम डे पर अटक जाए तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि आगे फिर क्या होगा अगर तुम्हारी जिंदगी एक सेम डे पर अटक जाए। तो तुम्हें पहले तो काफ़ी ज़्यादा लकी फील होगा, क्योंकि फिर तुम अपने पूरे दिन को बिना पैसों की चिंता किए या फिर अगले दिन की चिंता किए हुए स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अगला दिन कभी नहीं आएगा और तुम सेम डे पर ही अटके रहोगे। अगर ऐसा ही हुआ तो बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बन जाएगी और इस वजह से एक्साइटमेंट के लिए तुम क्राइम्स करोगे, तुम जो मर्जी वो करोगे बिना कानून की चिंता किए हुए। तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं होगी कि क्राइम का रिजल्ट क्या होगा, लेकिन ऐसे करते हुए भी बहुत जल्द तुम दोबारा से बोर हो जाओगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अगला दिन नहीं आएगा और वही सेम दिन दोबारा से रीसेट हो जाएगा। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर सैम की, जो कि एक सेम डे पर 1000 सालों तक फंस जाता है। उन हजारों सालों में सैम अपनी काफी ज्यादा स्किल्स बढ़ाता है और वो सारी चीजें कर लेता है जो कि उसे करनी होती हैं। सैम अपनी जिंदगी में एक्साइटमेंट पाने के लिए क्राइम्स भी करता आया है। सैम कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम अपनी जिंदगी से एस्केप करने के लिए सुसाइड भी ट्राई करोगे, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार भी सुसाइड करो, क्योंकि जब भी अगली बार तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम अपने आप को सेम डे पर पाओगे और वो दिन है 2020 7 जुलाई 7 बजे का। सैम में क्लब में बैठे हुए अपने इस एक्सपीरियंस को एक लड़के को बता रहा होता है। सैम उस लड़की से कहता है ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मैं सेम डे पर 1000 सालों से फंसा हुआ हूँ। सैम के सामने जो लड़की बैठी होती है वो उसे कहती है तुम्हारी स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए एक ऐसी खराब स्टोरी बताना तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा ओल्ड फैशन्ड है। सैम उस लड़की से कहता है जो कुछ भी मैंने कहा वो सच है, इन 1000 सालों में मैंने 100 लैंग्वेजेस सीखी, मुझे हैकिंग टेक्निक्स आती हैं और अब मैं वर्ल्ड का टॉप नॉच बन चुका हूँ। सैम उस लड़की को ये तक बता देता है कि उसके दिमाग में भी क्या चल रहा होगा। सैम उसे कहता है तुमने जरूर ये सोचा होगा कि अगर मैं 1000 सालों तक सेम डे पर फंसा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा हूँ। इसका जवाब जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है और वो है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वैसे ये मेरे लिए कोई बड़ी चीज तो नहीं है, मैं बस किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की स्पीचलेस हो जाती है एंड अपने मन के अंदर सोचने लगती है कि ये आखिर कैसा आदमी है, इसके साथ मैं कैसे बात करूं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। अब वो लड़की अपनी फोन को खोलती है एंड अपने फ्रेंड को टेक्स्ट करती है कि वो अभी तक उसे क्लब में लेने के लिए क्यों नहीं आई है। वो लड़की अपने दोस्त को टेक्स्ट करती है कि जल्दी से वहां पर आ जाए, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी से मिली है जो कि ये कह रहा है कि वो सेम डे पर 1000 सालों तक फंसा हुआ है। वो लड़की उस क्लब से भागने के लिए अपने दोस्त को बुलाने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त उसके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रही होती। उस लड़की को फोन चलाता देख सैम उसे कहता है तुम्हारी दोस्त जो है वो नहीं आएगी। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है एंड कहती है तुम्हें कैसे पता कि मेरी दोस्त नहीं आएगी। सैम उस लड़की से कहता है ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे दोस्त का बॉयफ्रेंड जो है वो अचानक से वापस आ चुका है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, इसीलिए वो नहीं आएगी। ये सुनकर वो लड़की सैम से कहती है झूठ बोलना बंद करो। सैम उस लड़की को घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहता है 9 मिनट और 13 सेकंड में तुम्हारी दोस्त तुम्हें कॉल करेगी। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है मैं इंतजार करूंगी। अब वो लड़की खड़ी हो जाती है एंड सैम से कहती है अगर उसने मुझे नहीं कॉल किया तो तुम तो गए। अब तभी उस लड़की का हाथ एक आदमी पर टकरा जाता है, वो आदमी उस लड़की की तरफ देखने लगता है। अब वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है खूबसूरत लड़की, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे भी इंजर्ड कर दिया है, क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर शराब पियो, तब शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो उससे पूछती है कि वो कौन है और वो उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन दूसरी ओर वो आदमी उस लड़की का हाथ में रोड़ने लगता है एंड उसे कहता है ऐसी बातें मत करो, चलो साथ में खेलते हैं। ये सुनकर सैम उस आदमी से कहता है ओए रुक जाओ, जरा मेरे करीब तो आओ। सैम की बात सुनकर वो आदमी अपनी सिगरेट को निकालता है एंड सैम से कहता है आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो आदमी सैम की तरफ अपनी सिगरेट फेंकता है, लेकिन सैम उसकी सिगरेट को डॉज नहीं करता। सैम को पता होता है कि वो सिगरेट उसके मुंह पर नहीं फेंकने वाला है। सैम को डॉज ना करता देख वो आदमी हैरान हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की, क्या उसे पता था कि मैं कहाँ पर शूट करूंगा। अब वो आदमी गुस्से में आकर सैम को पंच करने के लिए आगे जाता है, लेकिन सैम उसके पंच को इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सैम उस आदमी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि वो आदमी उड़ता हुआ अपने साथियों के पास जाकर गिर जाता है।
अब तभी पीछे से एक और आदमी आता है जो कि अपने आदमियों को सैम पर हमला करने के लिए कहता है। सैम उस आदमी को देखकर कहता है, ये टाइमिंग तो बहुत अच्छी है। पीछे से जो आदमी आता है वो सैम से कहता है, तुमने मेरे आदमियों को छूने की हिम्मत की। अपने बॉस को वहाँ पर देखकर वो चिंटू पिंटू खुश हो जाते हैं। उन आदमियों का बॉस सैम से कहता है, अब तो तुम नहीं बचोगे। जो आदमी सैम के सामने खड़ा होता है उसका नाम हु होता है एंड समहाउ सैम उस आदमी को जानता था, इसलिए वो उसे कहता है, हु तुम काफी ज्यादा काबिल हो चुके हो। ये सुनकर हु कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद सैम उसे कहता है कि तुम्हारा बॉस जी अपने गैंग मेंबर्स को ऐसे बात करना सिखाता है। सैम की बात सुनकर वो लड़की जो उसके साथ में खड़ी होती है वो भी हैरान हो जाती है। हु को जैसे ही पता चलता है कि सैम को जी के बारे में पता है तो वो उसे कहता है, तुम मेरे बड़े भाई को जानते हो। सैम अब जी को कॉल कर देता है एंड कहता है, जी तुम काफी ज्यादा बहादुर हो चुके हो। तुम्हारा भाई हु मुझे गुस्सा दिला रहा है। सैम की बात सुनकर जी को समझ में नहीं आता कि आखिर उससे कौन बात कर रहा है, क्योंकि जी को सैम के बारे में पता नहीं होता। जी सैम से पूछता है कि उसे ये नंबर कहाँ से मिला। सैम उसे कहता है, अगर तुम्हें अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने हैं तो मेरी बात मानो और मुझे मे मीटिंग पे मिलो। जी इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है एंड वो फोन पे सैम से कहता है कि उसे मे मीटिंग के बारे में कैसे पता है। हु सैम को देखकर अब काफी ज्यादा घबराने लगता है। सैम फोन पर जी से कहता है, अपने लोगों को दूसरों से अच्छी तरीके से बात करना सिखाओ, अगली बार मैं तुम्हें सिंपल कॉल नहीं करूंगा। सैम जी को धमका देता है, जिसके बाद सैम हु को फोन देता है। हु फोन पे बात करता है। उसका भाई जी उसे बहुत डांटता है एंड उसे सैम से माफी मांगने के लिए कहता है। अपने भाई की बात मानते हुए हु एंड उसके साथी सैम के सामने सर झुकाकर माफी मांगने लगता है। सैम हु से कहता है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। वो लड़की सैम को ये सब करते देख काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो अपने मन के अंदर कहती है कि आखिर ये कौन है। अब तभी ठीक सैम के बताए हुए टाइम पे उस लड़की को उसकी दोस्त का कॉल आता है। उसकी दोस्त कॉल पर उससे माफी मांगती है एंड वो कहती है कि वो आज उसे बार पे लेने के लिए नहीं आ सकती है। क्वेन क्वेन की दोस्त उसे सेम वही रीजन बताती है जो रीजन सैम ने क्वेन क्वेन को बताया था। क्वेन क्वेन की दोस्त उसे कहती है कि माफी के तौर पर वो उसे कल एक मील खिला देगी। कॉल कट होने के बाद क्वेन क्वेन सैम की तरफ मुड़ती है एंड कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सैम उसे कहता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम अगर देखने जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, चलो चलते हैं। क्वेन क्वेन को अभी भी सैम पर विश्वास नहीं हो रहा होता। अब क्वेन क्वेन एंड सैम की गाड़ी के पास जाते हैं। सैम की कार देखकर क्वेन क्वेन शॉक्ड होती है क्योंकि वो एक लग्जरियस स्पोर्ट्स कार होती है। क्वेन क्वेन सैम से पूछती है, क्या ये तुम्हारी कार है? सैम उसे कहता है, नहीं, मैंने इसे चोरी किया है। सैम की बात सुनकर क्वेन क्वेन उसे कहती है, तुमने एक गाड़ी चुराई है? सैम उसे कहता है, आखिर इसमें डरने की क्या बात है, कार जो है वो कल रिटर्न हो जाएगी, चलो मैं अब चलता हूँ। सैम की बात सुनकर क्वेन क्वेन उसे कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर इस हालत में अकेले घर लौटने के लिए कह रहे हो? सैम उसे कहता है कि वो ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है जो कि मेकअप के बावजूद भी सिर्फ 8th मार्क लगती हैं। क्वेन क्वेन इस बात को सुनकर गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बैग से एक टिश्यू निकालकर अपने मेकअप को पोंछने लगती है एंड दोबारा से सैम से पूछती है, अब इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सैम उसे कहता है, अब तुम 9 लग रही हो। अब सैम क्वेन क्वेन से उसके घर पर रहने के लिए कहता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन भी इस चीज पर मान जाती है एंड वो लोग सैम के घर पर जाते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद जैसे ही सैम उठता है तो वो कहता है, ये सेम डे जो है वो दोबारा से शुरू हो गया। सैम उठकर कहता है, बाय बाय प्रीटी लेडी। सैम क्वेन क्वेन की बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्वेन क्वेन आ जाती है एंड सैम से कहती है, तुमने कहा था कि 7 जुलाई जो है वो दोबारा से रिपीट होगी। क्वेन क्वेन सैम को फोन पे डेट दिखाती है और आज की डेट 8 जुलाई होती है। अभी सुबह के 7 बज रहे होते हैं। डेट देख के सैम की हालत पतली हो जाती है एंड वो शॉक्ड हो जाता है। सैम अब बाथरूम के अंदर चला जाता है। वो क्वेन क्वेन के सवालों का जवाब नहीं देता। क्वेन क्वेन बाहर से दरवाजा ठोक रही होती है एंड वो उसे कहती है कि आखिर कौन सा आदमी टॉयलेट में छुपता है। क्वेन क्वेन मांग कर रही होती है कि उसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब क्योंकि सैम ने क्वेन क्वेन को ये कहा था कि सच्चाई यही है कि उसके लिए 7 जुलाई जो है वो दोबारा से रिपीट होती है, लेकिन अब क्योंकि आज 8 जुलाई होती है और सैम की बात सच नहीं होती, इसीलिए क्वेन क्वेन थोड़ी गुस्से में होती है। दूसरी ओर सैम बाथरूम में शावर ले रहा होता है। सैम खुद से कहता है, ये सच में सपना नहीं है, टाइम जो है वो अब ठीक से चल रहा है। फाइनली अब मैं उस टाइम और स्पेस के प्रैंक से फ्री हो चुका हूँ। सैम काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, फाइनली मैं दोबारा से यहाँ आ चुका हूँ। अब तभी सैम के दिमाग में एक सिस्टम अवेकन होने की नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम सैम को बताता है कि होस्ट ने मिलेनियम टेस्ट को पास कर लिया है और अब टाइम रिइंकार्नेशन सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सैम जैसे ही सिस्टम के बारे में सुनता है तो अपने मन के अंदर कहता है, क्या ये एक सिस्टम है? क्या मैंने एक सिस्टम को अवेकन कर लिया है? अब सिस्टम सैम को उसके एट्रीब्यूट्स, स्किल्स एंड एबिलिटीज दिखाता है। सैम अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देखकर कहता है, मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है वो काफी ज्यादा नॉर्मल है। सैम के फिजिकल एबिलिटीज जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना 8 से 9 लेवल तक के होते हैं, लेकिन दूसरी ओर उसकी मेंटल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है।
सैम की मेंटल स्ट्रेंथ 10,000 लेवल तक होती है। सैम अपने सिस्टम पर टाइम रीसेट पढ़ता है, जिसके बाद वो कहता है आखिर टाइम रीसेट क्या होता है, क्या मैं टाइम को अब रीसेट कर सकता हूँ? सैम के इस क्वेश्चन पर सिस्टम उसे बताता है कि हाँ, सैम अब टाइम को लॉक या फिर रीसेट कर सकता है। सैम जब भी जिस भी दिन के टाइम को रीसेट या लॉक करेगा तो वो उसी दिन के सुबह 7 बजे के समय में आ जाएगा। सुबह 7 बजे का समय सैम के लिए टाइम सेटलमेंट पॉइंट होता है। सैम को ये भी बताया जाता है कि अगर वो पहली बार टाइम को लॉक या फिर रीसेट करेगा तो टाइम कोटा से उसका 1 पॉइंट चला जाएगा, और अगर वो रिपीटेडली टाइम को रीसेट या लॉक करेगा तो हर बार उसके टाइम कोटा से डबल पॉइंट डिक्रीज होंगे। मतलब ये था कि अगर पहली बार सैम टाइम को रीसेट करेगा तो उसका 1 पॉइंट चला जाएगा, और वो अगर उसी दिन के दूसरे टाइम को रीसेट करेगा तो उसके 2 पॉइंट चले जाएंगे, और अगर वो बार बार सेम दिन के टाइम को बार बार रीसेट करता रहा तो उसके डबल पॉइंट्स जाते रहेंगे। जैसे कि पहली बार उसके 2 गए तो अब 4 जाएंगे, उसके बाद 8, और फिर 20th टाइम में उसके 5 लाख पॉइंट्स चले जाएंगे। सैम ये देखकर कहता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेम डे में बार बार टाइम को रीसेट ना करूं तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सैम बात करते हैं कि कैसे एक्टिव रेस्ट और पैसिव रेस्ट 2 अलग अलग चीजें हैं। पहले वो टाइम में फंस चुका था, लेकिन अब वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। रीइंकार्नेशन से पहले सैम एक ऑर्डिनरी बच्चा होता है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं होती, लेकिन रीइंकार्नेशन के बाद जब सैम इस टाइम में 1000 सालों तक फंस गया था तो उसने इस दौरान कम से कम 1300 स्किल्स को मैक्स लेवल कर दिया, और ये एबिलिटीज ही सैम के 1000 सालों तक सेम टाइम में रहने का बेस्ट प्रूफ भी है। सैम नहाने के बाद कहता है अब क्योंकि टाइम नॉर्मल हो चुका है तो अब मैं अपनी सभी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सैम को अंदर ही बड़बड़ाता देख क्वेन घबरा जाती है एंड कहती है ये आदमी पागल तो नहीं। अब सैम दरवाजे को खोलता है। क्वेन उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? सैम उसे कहता है इन 1000 सालों में आज का दिन मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया दिन है। क्वेन उसे कहती है क्या तुम ये बकवास बंद करोगे? अब तभी कुछ लोग सैम का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। सैम के दरवाजे के बाहर वो लोग होते हैं जिनके बॉस की गाड़ी सैम ने चुराई होती है। वो सभी लोग सैम को बाहर आने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। हालांकि सैम एंड क्वेन को इस चीज के बारे में नहीं पता होता अभी। अब क्वेन दरवाजे के पास जाती है एंड वो दरवाजे के बाहर देखती है। दरवाजे के बाहर काफी ज्यादा आदमी होते हैं जो कि सैम को दरवाजा खोलने के लिए कह रहे होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो लोग सैम के दरवाजा खोलने पर उसे मारने वाले होते हैं। क्वेन इस चीज के बारे में सैम से बात करती है। वो उसे कहती है ये तुम्हारी गलती है कि तुमने किसी की गाड़ी चोरी कर ली थी, अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सैम क्वेन से कहता है मुझे नहीं पता था, मुझे लगा नॉर्मल दिन की तरह मेरा टाइम रीसेट हो जाएगा। सैम क्वेन को बताता है कि उसने कोइंसिडेंटली वैंग की कार चोरी कर ली है। क्वेन वैंग का नाम सुनकर कहती है वेल वो एक ऐसा आदमी है जो कि अंडरवर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और अब तुम्हें उसके आदमी नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है। वैंग के बारे में सैम को सब कुछ पता होता है कि कैसे वैंग की कहानी कितनी ज्यादा ग्रेट है। वैंग ने उन सभी लोगों को हराया जो कि उसके ऊपर थे। कुछ सोशल वर्कर्स ने मिलकर वैंग के पेरेंट्स को काफी ज्यादा मारा और डिसेबल्ड कर दिया। इन सोशल वर्कर्स को किसी थर्ड पार्टी ने हायर किया था। वैंग इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, और जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मारा और डिसेबल कर दिया उसने उनकी जान ले ली। इस क्रिमिनल ऑफेंस की वजह से वैंग को 3 साल जेल में रहना पड़ा, और जब वैंग जेल से बाहर निकला तो वो गैंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया, और अपनी हाई इंटेलिजेंस के चलते उसने अपना नाम बनाया, और अब चाइना में उसका बहुत बड़ा नाम, और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। सैम की बात सुनकर क्वेन उसे कहती है तुमने एक बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी से पंगा ले लिया है, तुम मरने वाले हो। सैम क्वेन से कहता है एक्चुअली कल मैंने ली गोंगजी का नाम इस्तेमाल किया था, तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफी ज्यादा छोटी बात है। अगर हमने इस चीज को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया तो काफी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। क्वेन इस बात को सुनकर घबरा जाती है एंड वो उसे कहती है अब तुम क्या करने वाले हो? सैम क्वेन की बात सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है ये बहुत ज्यादा आसान है। क्वेन कंफ्यूज हो जाती है। सैम क्वेन से कहता है मैं समय को दोबारा शुरू कर दूंगा। सैम अपने सिस्टम की मदद से टाइम को रीसेट कर देता है, जिसके बाद 8 जुलाई का वो समय दोबारा से रीसेट हो जाता है। अब क्योंकि 8 जुलाई को पहली बार सैम ने टाइम को रीसेट किया होता है तो टाइम कोटा से उसका 1 पॉइंट चला जाता है, और अब उसके पास 3,60,000 समथिंग पॉइंट्स बचे होते हैं। 8 जुलाई का समय दोबारा से शुरू होता है, जहाँ पर क्वेन फोन दिखाते हुए सैम से पूछती है किससे मुझे समझाओ समय कैसे नहीं बदला। सैम इस चीज से खुश होता है कि टाइम अब दोबारा से रीसेट हो चुका है। सैम अब क्वेन के पास जाता है एंड उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है अभी तुम्हें समझाने का मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से कपड़े पहनो। क्वेन सैम की उंगली को काटती है, जिसके बाद वो उसे कहती है मुझे पता है तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं लोगे, लेकिन मैंने इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाहते हो। सैम क्वेन से कहता है कि उसे गलत फहमी हो रही है। सैम उसे बताता है कि जिस आदमी की उसने गाड़ी चुराई थी
उसका नाम वैंग है और उसके आदमी जो है वो उसे ढूंढते हुए उसके दरवाजे तक आने वाले हैं। भले ही तुम्हें इस चीज से डर नहीं लग रहा हो, लेकिन मुझ जैसा कॉमनर अभी के लिए उनसे पंगा नहीं ले सकता। क्वेन क्वेन ये बात सुनकर सैम से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरी मदद के लिए मुझसे भीख मांगनी होगी। अब क्योंकि क्वेन क्वेन का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसके चलते वो सैम को ये बात कहती है। लेकिन सैम क्वेन क्वेन की कमर पकड़ता है एंड उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? क्वेन क्वेन शर्माने लगती है, जिसके बाद वो सैम को धक्का देती है एंड उसे गाली देती है। सैम क्वेन क्वेन से कहता है, तुम्हें निराश करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि इसे फिक्स कर सकता है। ये सुनकर क्वेन क्वेन उससे उस आदमी के बारे में पूछती है। सैम क्वेन क्वेन को बताता है कि वो एक औरत की बात कर रहा है जिसका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। अब सैम क्वेन क्वेन को लेकर वैंग की कार में बैठता है एंड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अचानक से वैंग के लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वैंग के आदमी सैम के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं एंड उस पर गन पॉइंट करते हुए कहते हैं, जल्दी से गाड़ी यहाँ पर रोक दो, नहीं तो जो आगे होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। क्वेन क्वेन ये देखकर घबरा जाती है कि उन लोगों के पास गन है। सैम ये देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम बस अच्छे से बैठ जाओ। अब सैम कार के गियर को इंक्रीज करता है एंड कार की स्पीड बढ़ाते हुए एकदम आगे निकल जाता है। ये देखकर क्वेन क्वेन काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड वो उसे कहती है, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? सैम क्वेन क्वेन से कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे काफी ज्यादा सफर करना होगा। वैंग के लोग ये देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि सैम उनके बॉस की गाड़ी लेकर और ज्यादा आगे जा रहा है, जिसके बाद वो अपने आदमियों से कहते हैं, जल्दी से उसका पीछा करो, उस गाड़ी को रुकवाओ और फिर उस आदमी को बाहर निकालो जिसने कि हमारे बॉस की गाड़ी चोरी की थी। दूसरी ओर सैम कार में बैठे हुए एक औरत को कॉल करता है। सैम उस औरत से कहता है, सीईओ ली, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपकी साइड पर एक गद्दार है जिसकी वजह से आप शर्त हारने वाली हैं। ये सुनकर सीईओ ली सैम से कहती है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें शर्त के बारे में कैसे पता है? सैम सीईओ ली से कहता है, मेरे पास खुद के इन्फॉर्मेशन सोर्स हैं, मैं आपको और ज्यादा चीजें बता सकता हूँ, जैसे कि आपके भाई के बारे में कुछ चीजें। अब इसी दौरान वैंग के लोग अपनी गाड़ी से सैम की गाड़ी पर ठोकर मार देते हैं, जिससे कि सैम एंड क्वेन क्वेन को तकलीफ होती है। सैम अब सीईओ ली से कहता है, आधे घंटे में अपने आदमी को अपनी कंपनी के एंट्रेंस में भेज दीजिएगा ताकि वो मुझे आपके पास लेकर आ सके, हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे। ली सैम से कहती है, मुझे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। अब वो लोग फोन रख देते हैं, जिसके बाद सैम के साइडवेज वैंग के आदमियों की गाड़ी आ जाती है। ये देखकर क्वेन क्वेन घबरा जाती है एंड कहती है, उन्होंने हमें घेर लिया है। अब तभी सैम क्वेन क्वेन से कहता है, नहीं, हम नहीं गिरे हैं। अब सैम एक्सीलेटर पर पैर रखता है एंड स्पीड को एकदम इंक्रीज करके गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है। सैम क्वेन क्वेन से कहता है, अब बस तुम मेरी खूबसूरत ड्रिफ्ट को देखो। क्वेन क्वेन काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। तभी सैम उन दोनों गाड़ियों के बीच से एक ड्रिफ्ट मारता है, जिसे देखकर वैंग के आदमियों के होश उड़ जाते हैं। वैंग का एक आदमी सैम के ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ करता है, जिसके बाद उसका बॉस उसे कहता है, ये समय उसकी तारीफ करने का नहीं है। सैम अब गाड़ी को तेजी से भगाता है, जिसके बाद वैंग के आदमी उसका पीछा नहीं कर पाते। कुछ समय तेज रफ्तार से भगाने के बाद सैम क्वेन क्वेन को उसके घर के पास ले आता है एंड उसे कहता है, ये लो तुम्हारा घर भी आ गया। क्वेन क्वेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। क्वेन क्वेन बाहर अपने घर को देखती है, जिसके बाद वो सैम से कहती है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा घर यहाँ पर है? सैम मुस्कुराकर क्वेन क्वेन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन उसे कहती है, भूल जाओ कि मैंने तुमसे ये पूछा, तुम बस वही ऊटपटांग बातें करोगे जैसे कि 1000 साल वाली। गाड़ी से बाहर निकलते हुए क्वेन क्वेन के पैर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं। क्वेन क्वेन जाते हुए सैम से कहती है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स जो है इतनी बुरी नहीं है, तुमने उन्हें कहाँ से सीखा? सैम क्वेन क्वेन से कहता है, इन ड्राइविंग स्किल्स को सीखने के लिए मैंने बहुत बार अपनी जान गंवाई है, लेकिन तुम मुझसे ये चीजें मत सीखना, क्योंकि मेरे पास जीने के एंडलेस चांसेस हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही है। सैम अपने फोन को ऊपर उठाता है, जिसके बाद क्वेन क्वेन शर्माते हुए कहती है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। क्वेन क्वेन अब शर्माते हुए सैम से उसका नंबर पूछती है, लेकिन सैम विंडो को बंद करके वहाँ से तेजी से चला जाता है एंड जाते हुए उसे कहता है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा बेब। क्वेन क्वेन ये देखकर थोड़े गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, ये मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा दिलाता है, उसने रात को मुझे धोखा दिया और अब उसने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया। अब क्वेन क्वेन सोचने लगती है कि जरूर सैम को उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके लिए अरेंज किया होगा। हालांकि क्वेन क्वेन ये भी बात करती है कि शायद जो अभी चेसिंग वाला सीन हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। क्वेन क्वेन को ऐसा इसीलिए लगता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने ही सैम को उसके लिए सेटअप किया, क्योंकि सैम को ये पता होता है कि क्वेन क्वेन कहाँ पर रहती है। क्वेन क्वेन अब डिसाइड करती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से सैम का एड्रेस निकलवा लेगी, और इतनी आसानी से तो क्वेन क्वेन उसे जाने भी नहीं देगी। अब आधे घंटे बाद सैम सीईओ ली के कंपनी के एंट्रेंस के पास पहुंचता है। सैम सीईओ ली की बात करता है,
ली का पूरा नाम ली रुओ बिंग होता है। रुओ डोंगहाई सिटी में एक स्टार एंटरप्रेन्योर होती है, लेकिन रुओ का बैकग्राउंड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। रुओ का छोटा भाई गोंगजी अपनी मन चाहे चीजें कर सकता है। सैम बात करता है कि वो पहले भी रुओ से मिला हुआ है। रुओ की कंपनी के एंट्रेंस में पहुंचने के बाद रुओ का आदमी सैम को रुओ के पास लेकर आता है, जिसके बाद रुओ अपने आदमी को वहां से जाने के लिए कहती है। रुओ के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं जिसमें कि सैम की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। रुओ सैम से कहती है, तुम 22 साल के हो और तुम अकाउंटेंट कोर्स से ग्रेजुएट हुए हो। तुम डोंगहाई यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। तुम्हारे फादर का नाम वू दाहाई है और मदर का नाम जैंग शियू जुआन, जो कि एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसके अलावा तुम्हारी एक छोटी बहन है जो कि हाई स्कूल में है, जिसका नाम वू सिन है। रुओ को ये सब कहता देख सैम उसे कहता है, जैसे कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था सीईओ ली, आप काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपने एक ही फोन कॉल में मेरी ज्यादातर इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। रुओ अब सैम के उस इन्फॉर्मेशन के पेपर को फाड़ देती है एंड उसे कहती है, तुम्हारी आइडेंटिटी काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को शर्त के बारे में कैसे पता होगा। रुओ सैम से पूछती है कि आखिर वो कौन है। सैम रुओ से कहता है, तुम मुझे एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन डीलर की तरह मान सकती हो। ये सुनकर रुओ शांत हो जाती है। सैम रुओ के करीब आता है एंड उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा चीजों की चिंता है जो गद्दार तुम्हारे साइड में है। उसके अलावा काफी ऐसी और चीजें हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। अगर तुम मुझे $10 मिलियन देती हो तो मैं तुम्हें उस गद्दार का नाम बता दूंगा जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है। रुओ ये सुनकर अपने टेबल की ओर हाथ बढ़ाती है, जिसके बाद वो सैम से कहती है, एक स्ट्रेंजर अचानक से मेरे रूम में आता है और मुझे एक गद्दार के बारे में बताता है और अब मुझसे 10 मिलियन की पेमेंट मांग रहा है। रुओ अपने डेस्क से एक गन को बाहर निकालकर उसे सैम की ओर पॉइंट कर देती है एंड उसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात पर मान जाऊंगी? मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, अगर तुम्हारी एक्सप्लेनेशन मुझे अच्छी नहीं लगी तो तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। सैम रुओ से कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे शूट करोगी, लेकिन अब सैम रुओ को उसकी गन की मैगजीन दिखाते हुए कहता है, अपनी मैगजीन के बिना तुम मुझे कैसे मारोगी? रुओ सैम के हाथों में मैगजीन देखने से घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी गन को चेक करती है एंड उसे पता चलता है कि उसके गन में तो मैगजीन है ही नहीं। ये देखकर रुओ घबरा जाती है एंड सोचने लगती है कि आखिर उसकी पिस्टल तो टेबल के नीचे थी, तो आखिर सैम ने कब उसके गन की मैगजीन निकाल दी। अब रुओ को याद आता है कि जब सैम उसके करीब आ गया था तभी शायद उसने ऐसा किया होगा। सैम रुओ के हाथ से उसकी गन को लेता है, जिसके बाद उसे कहता है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, मैं एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हूँ और हाँ, तुम ये सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारी मैगजीन को कैसे निकाला। ये चीज मेरे इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। सैम रुओ की गन में मैगजीन डालता है, जिसके बाद वो उसकी गन को वापस लौटाते हुए उसे कहता है, मिस ली प्लीज मेरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने की एबिलिटी पर आप भरोसा रखिए और हाँ, मैं आपको कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर पैसों के लिए आया हूँ। अब सैम रुओ की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर कहता है, हमेशा रुओ तक पहुँचने के लिए एक इरादा चाहिए होता है और पैसों के लिए ये सब करना ये सेंस बनाता है। पैसों के बीच में लाने से रुओ का साइकोलॉजिकल डिफेंस जो है वो कम हो जाएगा। रुओ अब सैम से कहती है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या चीजें पता है। सैम रुओ के गन को घुमाते हुए कहता है, तुम ली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, लेकिन लड़की होने के नाते तुम्हें अलग ट्रीट किया गया। हालांकि तुम फाइट करके ये प्रूव करना चाहती थी कि वुमेन जो है वो मैन से स्ट्रॉन्गर हो सकती है, लेकिन तुम अपने भाई की परछाई में होने के कर्ट्स को हटा नहीं पाई। सैम अब रुओ को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन बताने लगता है। सैम रुओ से कहता है, तुम्हारी मदर ने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन जब तुम्हारी मदर का तुम्हारे फादर के साथ डिवोर्स हो गया और तुम्हारे फादर ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारी मॉम ने दूसरे आदमियों को डेट करना शुरू कर दिया और ये चीज तुम्हें परेशान करने लगी। तुम्हारी मॉम ने तुमको धमकाया कि अगर तुमने डिंग लॉन्ग से शादी नहीं की तो वो तुम्हें मार देंगी, लेकिन क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मदर की चिंता थी इसलिए तुम शादी से नहीं भाग पाई। लॉन्ग से शादी ना करने के लिए तुमने 3 फेक बॉयफ्रेंड्स बनाए, लेकिन उन सभी की हालत एक से बढ़कर एक खराब हुई। जैसे कि तुम्हारा फर्स्ट फेक बॉयफ्रेंड जो था उसने सुसाइड कर लिया, सेकंड वाले को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया और थर्ड वाले को धोखे से फंसाकर हमेशा के लिए जेल में बंद करवा दिया गया। लॉन्ग जो है वो एक केयरफुल आदमी है। लॉन्ग ने ही तुम्हारे सभी बॉयफ्रेंड्स की ये हालत की ताकि कोई भी आदमी तुम्हारे पास ना आ सके। इस शादी के झमेले से भागने के लिए तुमने और लॉन्ग ने एक सीक्रेट बेट को क्रिएट किया, जिसमें कि तुम और लॉन्ग दोनों एक नए बिजनेस को खोलोगे और 5 सालों बाद जिसका बिजनेस सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन जो चीज तुम्हें पता नहीं है वो ये है कि कोई तुम्हारे साइड से तुम्हें धोखा दे रहा है।
वो लॉन्ग का स्पाई है, इसीलिए तुम्हारे प्रोडक्ट के लॉन्च पर वो धोखेबाज तुम्हारे लिए सब चीजें बर्बाद कर देगा। क्या मुझे और ज्यादा चीजें बताने की जरूरत है? सैम की ये इन्फॉर्मेशन रूहो को स्पीचलेस कर देती है, जिसके बाद वो अपनी चेकबुक खोलती है और $10 मिलियन का चेक बनाकर सैम को देते हुए कहती है, मुझे बताओ उस गद्दार का क्या नाम है? सैम रूहो से कहता है, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब तभी रूहो का एम्प्लॉय रूहो के डोर को नॉक करता है, जिसके बाद रूहो उसे अंदर आने के लिए कहती है। रूहो के एम्प्लॉय के हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं जिन्हें कि वो रूहो के पास लेकर आता है। रूहो का वो एम्प्लॉय एक सीनियर असिस्टेंट होता है जो कि डॉक्यूमेंट्स पर रूहो के साइन लेने के लिए वहां पर आया होता है, लेकिन उस सीनियर असिस्टेंट के वहां पर आते ही सैम उसका सर पकड़ता है एंड नीचे डेस्क पर दे मारता है एंड उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है, रूहो यही है वो धोखेबाज। ये सुनकर वो सीनियर असिस्टेंट घबरा जाता है एंड सैम से कहता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? सैम उस असिस्टेंट से कहता है, जो तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट में $5 मिलियन है, आखिर वो किस लिए हैं? ये सुनकर वो असिस्टेंट कहता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता। वो असिस्टेंट रूहो को समझाने की कोशिश करता है कि शायद उसे कोई गलती हो चुकी है, लेकिन तभी सैम उस असिस्टेंट के जेब से उसके फोन को बाहर निकालता है एंड कहता है, तो तुम सच्चाई खुद नहीं बोलोगे? सैम सीधा डिंग लॉन्ग को फोन कर देता है। फोन उठाते ही लॉन्ग कहता है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये सुनकर रूहो के होश उड़ जाते हैं। सैम फोन को काट देता है एंड उस असिस्टेंट को जमीन पर दे मारता है एंड कहता है, क्या तुम अभी भी बहस करना चाहते हो? ये चीज अब कंफर्म हो जाती है कि वो असिस्टेंट ही रूहो को धोखा दे रहा होता है। अब रूहो उस असिस्टेंट के पास आती है एंड कहती है, जब से तुम मेरे साथ हो तब से तुमने छुप कर और बिना छुपे हुए काफी ज्यादा पैसे बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी तुमसे पर्सनली कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरे साथ काफी ज्यादा सालों से थे। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ $5 मिलियन के लिए मुझे बेच दोगे। ये सुनकर वो असिस्टेंट अपने सर को नीचे मारता है एंड कहता है, मिस मैंने जरूर पैसों को लिया है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। इससे पहले कि वो असिस्टेंट कुछ कह पाए, सैम ही कह देता है, ये आदमी कहना चाहता है कि तुम्हारी मदर जो है वो नहीं चाहती है कि तुम लॉन्ग से शादी करो, लेकिन तुम्हारी मदर जो है उन्हें तुम्हारे ग्रैंडफादर ने प्रेशराइज किया है ये करने के लिए। रूहो लॉन्ग ने इसे ये सब कहने के लिए कहा है क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट तुम्हारी मदर है, इसलिए इसकी बातों पर भरोसा मत करो। सैम रूहो को गन देते हुए कहता है, तुम ही डिसाइड करो कि तुम्हें इसके साथ क्या करना है। रूहो उस असिस्टेंट से कहती है, यहाँ से चले जाओ, आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा से नहीं देखना चाहती। ये सुनकर वो असिस्टेंट घबराते हुए रूहो से शुक्रिया कहता है एंड वहाँ से भाग जाता है। उसको वहाँ से जाता देख सैम रूहो से कहता है, मुझे लगा था तुम उसे मारने वाली हो। रूहो सैम से कहती है, मैं बस इस चीज को खुद नहीं कर पाई, लेकिन आज रात को उसे सीमेंट के बीचों बीच डुबा दिया जाएगा। रूहो अब सैम से कहती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी भी तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक हो रहा है। तुम्हें भी शायद यहाँ पर लॉन्ग ने भेजा होगा और उसने इस असिस्टेंट को एक मोहरा बनाया ताकि तुम मेरा ट्रस्ट जीत सको। सैम ये सुनकर कहता है, तुम्हें सच में काफी ज्यादा शक होता है, लेकिन मेरे कुछ तरीके हैं जिनसे कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब ठीक से दे सकता हूँ। रूहो सैम से इस चीज के बारे में पूछती है, जिसके बाद सैम रूहो से कहता है, इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, मुझे अपना फेक बॉयफ्रेंड बनने दो। लॉन्ग जो है उसे अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह है। अगर उसे पता चला कि उसकी होने वाली वाइफ उसे धोखा दे रही है किसी के साथ अफेयर करके, तो वो इस चीज को ऐसे ही नहीं जाने देगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से मैं तुम्हें ये दिखा पाऊंगा कि मैं बेकसूर हूँ। सैम की बात सुनकर रूहो उसे कहती है, मेरे पहले 3 फेक बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उन सभी की जिंदगी एक से बढ़कर एक करके खत्म हुई। सैम ये सुनकर कहता है, मुझे इस चीज के बारे में पता है, लेकिन अगर लोगों को करियर में कुछ हासिल करना है तो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप जो है वो लाइफ को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देगी, है ना? रूहो सैम के सामने गन पॉइंट करती है एंड उसे कहती है, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल और हिम्मत वाले हो। तुम बोल्ड और अभी भी काफी ज्यादा यंग हो। तुम्हारे लिए इस धरती को इस तरीके से खो देना एक शर्म की बात होगी। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? सैम ये सुनकर कहता है, अगर तुम्हें सच में किसी को मरवाना हो तो तुम किसी को भी कॉल करके ये करवा दोगी। क्या मजाक है ना? आखिर मुझे क्यों डर लगेगा? सैम की ये बात रूहो का दिल जीत लेती है, जिसके बाद वो उसे कहती है, मुझे तुम पसंद आए। अब रूहो सैम के साथ एक कपल फोटो खींचती है। सैम उसे ऐसा करता देख समझ जाता है कि रूहो फोटो खींचकर एक तीर से 2 शिकार करना चाहती है। पहले तो इस फोटो से वो लॉन्ग को चिढ़ाना चाहती है और दूसरे तौर पर वो ये भी पक्का कर लेगी इस फोटो से कि मैं लॉन्ग का आदमी नहीं हूँ। रूहो सैम से कहती है, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए और हाँ, तुम्हें मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनना होगा। रूहो सैम से उसके भाई के बारे में पूछती है कि उसके भाई को क्या हुआ, जिसके बाद सैम रूहो को बताना शुरू करता है। सैम रूहो से कहता है, ईस्ट चाइना सी क्राउन, सेंट्रल चाइना रीगल एंड साउथ चाइना सी प्लाजा ये टॉप एंटरटेनमेंट क्लब्स हैं। इन तीनों में से ईस्ट चाइना सी क्राउन जो है उसे तुम्हारा भाई चलाता है। रूहो ये सुनकर कहती है कि ये चीज तो सभी को पता है, इसमें नया क्या है? सैम रूहो से कहता है,
ईस्ट चाइना सी क्राउन जो है उसने अपनी बाउंड्री से बाहर की कुछ चीज़ें कर ली हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा टॉप सेलिब्रिटीज, अमीर लोग और कुछ ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं। तुम्हारे भाई के काले चिट्ठों को खोलने की इन्वेस्टिगेशन 3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। जहाँ तक मुझे पता है 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारे भाई की ये एंटरटेनमेंट क्लब जो है वो बंद हो जाएगी और उसका नेटवर्क क्लोज हो जाएगा। ये सुनकर रूह काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसके बाद सैम उसे कहता है ये प्रॉब्लम तुम्हारे भाई के लिए ही बड़ी नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम ली फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी है। एक बार नेट क्लोज हो गया तो ना केवल तुम्हारा भाई सिर्फ जेल जाएगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारी ली फैमिली जो है वो तुम्हारे भाई के साथ रिलेशन ही खत्म कर देगी। ये सुनकर रूह उसे कहती है ये तो सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन सही है? सैम ये सुनकर कहता है मुझसे मत पूछो। अब सैम एंड रूह मिलकर ईस्ट चाइना सी क्राउन यानी कि रूह के भाई के क्लब में जाते हैं। क्लब में ये लोग सैम की ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे सैम ने न केवल घाओजी के आदमियों को इंजर्ड किया, बल्कि उसने वैंग की गाड़ी भी चुराई और मिस्टर ली का नाम इस्तेमाल किया। क्लब के अंदर वैंग, जी एंड हु भी होते हैं। कोइंसिडेंटली सैम के इन तीनों के साथ कलेश होते हैं, लेकिन इन तीनों का जो बॉस होता है वो होता है ली रुओताई। ली रुओ का भाई होता है। रुओताई का राइट हैंड वैंग होता है एंड उसका लेफ्ट हैंड जी होता है। जी भी कंफ्यूज होता है कि आखिर सैम को उसका नंबर कैसे मिला होगा और उसे मे रैली के बारे में कैसे पता था। ली रुओताई अपने आदमियों से कहता है चाहे वजह कुछ भी हो उसे ढूंढो और मेरे सामने ले आओ, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। अब तभी उस जगह पर रुओ आ जाती है। रुओ के पीछे सैम भी होता है। रुओ को देखकर जितने भी लोग वहाँ पर स्मोकिंग कर रहे होते हैं वो घबरा जाते हैं। अपनी बहन को देखकर रुओताई भी घबरा जाता है एंड अपने आदमियों को सिगरेट्स को फेंकने के लिए कहता है, एज उसकी बहन को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। रुओताई अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा घबराया होता है, जिसके बाद वो सिगरेट के स्मोक को अपने हाथों से ही हटाने लगता है एंड अपनी बहन से कहता है आखिर तुम मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आ गई बहन, क्या कुछ जरूरी काम है? रूह अपने भाई से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर किसी से मिलवाने के लिए आई हूँ। रूह सैम की तरफ इशारा करती है। अब रूह जिस गाड़ी को सैम ने चुराया होता है उस गाड़ी की चाबी रुओताई को देती है एंड कहती है कल मैंने खेलने के लिए तुम्हारी गाड़ी ले ली थी, ये रही उसकी चाबी। कार जो है वो फैंटेसी फैशन के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में खड़ी है। सैम को वहाँ पर देखकर हु सैम को पहचान जाता है, जिसके बाद हु सभी से कहता है मिस्टर ली ये वही आदमी है जिसने कि आपका नाम इस्तेमाल किया था और वैन की कार चुराई थी। सैम रुओताई को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है रुओताई जो है वो ली फैमिली का सबसे बड़ा ग्रैंडसन है। ली फैमिली में ज्यादातर लोग उसका साथ देते हैं, इसीलिए वो ली फैमिली की ज्यादातर पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर ली रुओबिंग से कंपेयर किया जाए तो ली रुओताई जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिंग लॉन्ग से कम नहीं है। रुओ बचपन से ही ताकतवर बड़ी हुई है, इसीलिए जब किसी ने भी उसके भाई को तंग करने की कोशिश की तो वो उन्हें मारने से पीछे नहीं हटी। रुओताई अपनी बहन के डर से उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा। अब रुओताई सैम की तरफ इशारा करते हुए कहता है सिस्टर ये लड़का तो। रुओताई को ये बोलता देख रुओ उसका कान पकड़ लेती है एंड उसे कहती है तुमने इसे बच्चा कहने की कोशिश कैसे की, ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ सुनकर रुओताई के होश उड़ जाते हैं। रुओताई के आदमी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद रुओताई अपनी बहन से कहता है क्या आप दोबारा से फेक बॉयफ्रेंड ट्रिक खेल रही हो, लेकिन क्या इस बार आपको नहीं लगता है कि ये आदमी जिसे कि आपने चूज किया वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है? क्या आप मुझे ये वजह बता सकती हैं कि आप इसके साथ क्यों हैं? रुओताई के क्वेश्चन सुनकर रुओ जवाब के बारे में सोचने लगती है, जिसके बाद वो नाटक करती है कि उसकी तबीयत जो वो काफी ज्यादा खराब हो रही है। रुओ अब सैम के करीब आ जाती है, जिसके बाद वो उसे कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। सैम रुओ के कान के पास जाता है एंड उसे कहता है तुम थोड़ा ज्यादा ड्रामा नहीं कर रही? रुओ सैम से कहती है क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें डर है कि लॉन्ग तुम्हें मार देगा? सैम रुओ से कहता है मुझे डर नहीं है, लेकिन तुम्हारा ब्रदर जो है उसे ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक लगा है। रुओताई अपनी बहन की हालत को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ लगता है। वो अपने मन के अंदर कहता है क्या मेरी बहन प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्या मेरी बहन को सैम ने प्रेग्नेंट किया है, क्या ये सब सच है? रुओताई काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि भले ही सैम मोस्ट हैंडसम लड़का नहीं है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं दिखता है। लेकिन उसकी सिस्टर जो है उसे बड़े लड़के पसंद है, तो आखिर वो एक ऐसे लड़के के साथ क्यों है जो कि अभी 20s में है? क्या हो अगर वो मेरी बहन को धोखा देने वाला हो? कभी कभार प्यार लोगों को अंधा बना देता है और तो और प्यार में लोग पागल भी हो जाते हैं। रुओताई को लगता है कि सैम जो है वो उसकी बहन से सिर्फ पैसों के लिए प्यार कर रहा है, जब उसे पैसे मिल जाएंगे तो वो उसे छोड़ देगा। रुओताई अपने मन के अंदर कहता है मुझे अपनी बहन को इस आदमी से बचाना होगा। रुओताई अब सैम से कहता है तुम दोनों कब मिले? सैम बताता है कि 3 महीने पहले, जब उसकी सिस्टर एक यूनिवर्सिटी में इंटर्न्स को रिक्रूट कर रही थी। रू ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि असलियत में ही उसने ये काम किया होता है। रू अपने मन के अंदर कहती है आखिर सैम को इस चीज के बारे में कैसे पता चला?
रुओताई अब अपनी बहन से कहता है, सिस तुम से सिर्फ 3 महीनों से जानते हो, इतने शॉर्ट टाइम में ये सब कैसे हो सकता है? क्या आपको इस आदमी के बारे में जानने का कुछ मौका मिला? रुओताई अब सैम के करीब आ जाता है एंड कहता है, मेरे आदमी कह रहे थे कि कल तुम लोटस बार में एक लड़की के साथ थे। इस बात को सुनकर रुओ सैम से कहती है, तुम एक लड़की के साथ थे? रुओ की बात का जवाब देते हुए सैम उसे बताता है, मुझे गलत मत समझना, जिस औरत के साथ मैं कल था उसका नाम मू क्वैन क्वैन है और वो मू शियाही की बेटी है। तुम्हें पता है ना, मू शियाही ईस्ट चाइना सी मू बायोमेडिकल ग्रुप का ओनर है। अगर कल की बात चल ही रही है तो तुम्हें मुझे कल के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। अगर कल मैंने हु को नहीं रोका होता तो हु उसके साथ छेड़छाड़ करता और उस चीज की भरपाई तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अब हमें ईस्ट चाइना सीमू ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ईस्ट चाइना सीमू ग्रुप एक लीडिंग बायोमेडिकल ग्रुप होता है ईस्ट चाइना सी में। इस ग्रुप का ओनर मू शिहाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक है और तो और वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का डेप्यूटी भी है। उसके काफी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर ईस्ट चाइना ड्रैगन है तो मू ग्रुप जो है वो एक छोटा सा स्नेक है। अगर तुम मू ग्रुप के अगेंस्ट भी लड़ते हो तो तुम्हें पता है अगर तुम जीत भी जाते हो तो उसके लिए भी तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना? सैम की बात सुनकर रुओताई घबराते हुए उसे शुक्रिया कहता है। अपने छोटे भाई को इतनी जल्दी कन्विंस देखकर रू अपने मन के अंदर कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा भाई जो है जिसे कि दुनिया से डर नहीं है वो इतनी जल्दी सैम के कुछ ही शब्दों से सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब रुओ उन दोनों को कहती है, बकवास बंद करो, हम दोनों यहाँ पर किसी और जरूरी चीज के लिए आए थे। कोई ऊपर का आदमी क्राउन क्लब को खत्म करना चाहता है। ये सुनकर रुओताई एंड उसके गैंग के मेंबर हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद रुओताई कहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैंने हर चीज का ख्याल रखा है, अगर ऐसी कुछ बात होती तो मुझे पता चल जाता। सैम रुओताई से कहता है, तुम्हें उन लोगों को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। अगर तुम उन्हें ब्लैकमेल ना करते तो तुम्हारा और शिहू का रिलेशन कब का खत्म हो जाता। शिहू की बात सुनकर रुओ काफी ज्यादा भड़क जाती है एंड वो अपने भाई से कहती है, क्या तुम अभी भी शी के साथ टच में हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। अपनी बहन को इतना भड़का हुआ देखकर रुओताई घबरा जाता है एंड अपनी बहन से कहता है, मैं इसे आपको समझा सकता हूँ, आप शांत हो जाइए। अब तभी सैम बीच में कहता है, तुम्हारी बहन सच कह रही है, शी जो है वो एक अच्छा आदमी नहीं है। इस बार उसने तुम्हें बेच दिया है। उसने ब्लैकमेलिंग वाले आइडिया का ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। उसने सभी को कह दिया है कि ये सब तुम्हारा प्लान था। ये सुनकर रुओताई घबरा जाता है एंड कहता है, मेरी बहन को शी के साथ मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पता था, आखिर तुम्हें कैसे पता है? तुम्हें किसने बताया? सैम रुओ के करीब आ जाता है एंड कहता है, मुझे इस चीज के बारे में तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन के लिए हूँ, ना कि तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम उसके छोटे भाई हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो वो उदास होगी, जो कि मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सुनकर रुओताई अपने दांत किटकिटाने लगता है। रुओताई अब सैम के ऊपर उंगली करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे सही से बात नहीं की और चीजों को क्लियरली नहीं बताया तो तुम यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा पाओगे। अपने भाई को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर रुओ उसके करीब आती है एंड कहती है, पहले तुम शांत हो जाओ और उसे पूरी बात करने दो। रुओताई गुस्से में अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है कि कैसे उसने तुम्हें अपनी झूठी बातों में फंसा दिया, लेकिन मैं इस झूठे पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ जो कि ठीक से बोल भी नहीं सकता। सैम रुओताई से कहता है, अब कुछ ही लोग हैं चाइना में जिसे कि इस ब्लैकमेलिंग वाले केस के बारे में पता है। 4 महीने पहले लियाओबू ईस्ट चाइना सी पुलिस डिपार्टमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर की तरह आया ताकि वो क्राउन एंटरटेनमेंट के इस केस को खुद हैंडल कर सके। अब सैम उन सभी अंडर कवर एजेंट्स के नाम लिखने लगता है जो कि एविडेंस इकट्ठा करने के लिए क्राउन क्लब में गेस्ट बनकर आए हैं। सैम एक लिस्ट पर सभी एजेंट्स के नाम लिखता है एंड उसे रुओताई को दे देता है। उन सभी नामों को देखकर रुओताई काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि असलियत में ये लोग सच में उसके क्लब में होते हैं। रुओताई काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, जिसके बाद वो अपने लेफ्ट हैंड जी को कहता है, सभी लोगों को इस चीज के बारे में बता दो और अपने हथियार उठा लो। रुओताई अपने राइट हैंड वैंग को कहता है, तुम अपने आदमियों को उठाओ और इस लिस्ट पर जितने भी लोग हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना शुरू करो। दूसरी तरफ सैम वहाँ से सोफे की ओर जाने लगता है। उसे वहाँ से जाता देख रुओताई उससे कहता है, ये सब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। सैम सोफे में जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो रुओताई से कहता है, मुझे बताओ कि तुम कितना ज्यादा पैसा स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हो। कुछ टाइम बाद रुओताई के आदमी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाते हैं। उनके पास एक वीडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें कि उन सभी गेस्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। उस इन्फॉर्मेशन को देखकर रुओताई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो उस कैमरे को पटक कर तोड़ देता है एंड कहता है, इस लिस्ट में जितने भी लोगों का नाम है उन सभी को पकड़ लो। मुझे विश्वास नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। रुओताई को इतने गुस्से में देखकर और ये सब कहता देख सैम उसे कहता है, उन्हें तुम पकड़ नहीं सकते। अगर इन एजेंट्स में से कोई भी एजेंट गायब हो गया तो पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे,
उनके पास तुम्हारे खिलाफ और इस कसीनो के खिलाफ सबूत है, इसीलिए तुम्हें ध्यान से रहना होगा। रुओताई गुस्से में सैम से कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? सैम रुओताई से कहता है, क्या तुम इसे ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहते हो और जेल में जाना चाहते हो, या फिर तुम इस चीज को सेफली करना चाहते हो? दोनों डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। रुओताई सैम की बात सुनकर स्पीचलेस हो जाता है, जिसके बाद वो सैम से कहता है, तुम्हारे पास इस चीज का कोई उपाय है? सैम रुओताई से कहता है, अपने लोगों को कहो कि वहां पर अभी ना जाए। रुओताई सैम की बात मानता है, जिसके बाद वो आगे का प्लान पूछता है। सैम रुओताई से कहता है, तुम मुझसे माफी मांगो और मैं सारी चीजें फिक्स कर लूंगा। सैम ये कहने के बाद अपने मन के अंदर कहता है, मुझे इसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी होगी, क्योंकि अब मैं उसकी फैमिली का एक पार्ट हूँ। सैम की बात सुनकर रुओताई थोड़ा घबरा रहा होता है। अब तभी रुओ सैम से कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग एक फैमिली है, उसकी मदद तो करो। सैम रुओ से कहता है, वो मुझे फैमिली की तरह नहीं देखता है। ये सुनकर रुओताई कहता है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? मैं हमें एक फैमिली मानता हूँ। रुओताई की बात सुनकर सैम हंसने लगता है, जिसके बाद रुओताई सैम के पास आता है एंड उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे डर था कि कहीं तुम मेरी बहन को धोखा ना दो, इसीलिए मैं वैसा सब कह रहा था। सैम रुओताई की बात सुनकर उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि ये सच भी है या नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बहन के लिए मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगा। पहले तो तुम्हें शीहू को मारना होगा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चीजें पता है। अगर वो जिंदा रहा तो कुछ भी काम नहीं करेगा। शीहू जो है वो कई बार अपने विला 17 में जाता है, जो कि लोटस पॉन्ड मैनोर में है। वो वहाँ पर जाकर अपनी मिस्ट्रेस के साथ ड्रग्स यूज करता है। अगर तुम उसके ड्रग्स का ओवरडोज बढ़ा दो तो वो ओवरडोज की वजह से मारा जाएगा और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। सैम की बात सुनकर रुओताई कन्विंस्ड होता है एंड वो उसे कहता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अब सैम रुओताई से आगे कहता है, दूसरी बात, सभी सबूत जो हैं वो उस इंस्पेक्टर लियो बू के हाथ में है, इसीलिए जल्दी से एविडेंस को लो और उसे खत्म कर दो, तब तुम सेफ रहोगे। सैम की बात सुनकर रुओताई उसे कहता है, ठीक है, हम उसे पकड़ लेंगे। रुओताई की बात सुनकर सैम उसे कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? वो बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते। विलो स्ट्रीट 2nd एवेन्यू यूनिट 3 रूम नंबर 501, वहाँ के मास्टर बेडरूम के क्लोजेट में एक हिडन सेफ रखा हुआ है, जिसका पासवर्ड है 571-564। उस लॉकर के अंदर एविडेंस रखा हुआ है। अब क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, तो लीक्स को बाहर निकलने से रोकने के लिए तुम्हें इस एकलौते एविडेंस को किसी दूसरे आदमी को भिजवा कर चुराना और डिस्ट्रॉय करवाना होगा। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को सुनकर रुओताई शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है, तुम्हें उसका पासवर्ड तक पता है? सैम एक लाइटर को घुमाते हुए रुओताई से कहता है, तीसरी बात यह है कि तुम्हें अपने फैमिली के हेड को इस चीज के बारे में बताना होगा, स्पेशली शीहू के साथ हुए तुम्हारे उस बिजनेस के बारे में। तुम्हें उन्हें ठीक से इस चीज के बारे में बताना होगा। आफ्टर ऑल यहाँ पर हम वी फैमिली की बात कर रहे हैं। ली फैमिली और वी फैमिली काफी सालों से एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। ये दोनों साइड एक बार फुल स्केल वॉर में थी, जहाँ पर इनके काफी ज्यादा लोगों को इनके बीच में हुए वॉर की वजह से जेल जाना पड़ा था। ली फैमिली और वी फैमिली की फाइट में वी फैमिली को हमेशा से एक फायदा रहता था, इसीलिए मास्टर ली डिंग फैमिली के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे ताकि वो वी फैमिली से लड़ सकें। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी इस गलती की वजह से इस मौके का फायदा उठाने का चांस मिल गया, तो वो अब इस सिचुएशन का फायदा जरूर उठाएंगे ली फैमिली से लड़ने के लिए। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद भी काफी ज्यादा परेशानी होंगी, इसीलिए फैमिली के हेड को इस चीज के बारे में जानना जरूरी है। रुओताई कहता है कि वो हेड से जरूर बात करेगा, जिसके बाद सैम रुओताई से कहता है, इसके ऊपर एक और चीज करना, क्राउन क्लब पर आग लगा दो। ये सुनकर रुओताई हैरान हो जाता है, जिसके बाद सैम उसे कहता है, तुम छोटी सी आग लगा देना, एक ऐसी आग जो कि न्यूज में आ जाए। उस आग की मदद से तुम अपने क्लब को बंद कर पाओगे और कोई भी तुमसे आग की वजह से कोई सवाल भी नहीं पूछेगा, जिसके बाद तुम क्लब को रीडेकोरेट कर पाओगे और कोई तुम पर शक भी नहीं करेगा। अगर तुम ये 4 चीजें कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम ठीक रहोगे। सैम के ये सब बताने के बाद रुओताई के कान पकड़ती है एंड उसे कहती है, क्या तुम्हें समझ में आ गया कि उसने क्या कहा? रुओताई कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं समझ गया। अब तभी रुओताई के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो उसके किसी साथी का मैसेज होता है, जो कि उसे बताता है कि वो $2 बिलियन हार चुके हैं। इस इन्फॉर्मेशन को जानकर रुओताई के होश उड़ जाते हैं एंड वो कहता है, 2 बिलियन? मेरे लिए इंतजार करो, मैं कसीनो में आ रहा हूँ। रुओताई घबराते हुए अपने सिस्टर एंड अपने ब्रदर इन लोग को कहता है, कसीनो में कोई चीज हुई है, आप लोग मेरा यहीं पर इंतजार करिए। रुओताई को घबराया हुआ देखकर सैम गेस करता है कि ये किसके बारे में होगा, जिसके बाद रुओताई से कहता है, ये तो शेन गुआनजुन, ये तो फूशेंग एल्यूमिनियम का ओनर है, ये जरूर उसी का काम होगा। सैम की बात सुनकर रुओताई हैरान हो जाता है एंड वो उसे कहता है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? अब सैम
रुओ एंड रुओताई मिलकर उनके कसीनो में जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा लोग गैम्बलिंग खेल रहे होते हैं। कसीनो में जाते हुए सैम रुओताई से कहता है शेन गुआनजुन जो है वो कल ही ईस्ट चाइना सी में आया है। वो जानबूझ के अपने साथ एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट को लेकर आया है ताकि वो उस एक्सपर्ट की मदद से तुम्हारे कसीनो के सभी एक्सपर्ट्स को हराकर तुम्हारे कसीनो को खाली कर दे, ताकि वो इस चीज को कवर कर सके कि इस कसीनो में उसकी कितनी बेइज्जती हुई है। रू होता है तुम तो अब गए, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस कसीनो में कौन हो। तुम्हारे और ली शुई के बिजनेस में सीधे तौर पे कहूँ तो तुम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा रखते थे कि वो लोग अमीर आदमियों से गैम्बलिंग में पैसा जीतें। कसीनो ऐसे ही काम करता है, पहले कसीनो में तुम्हें जीतने दिया जाता है और उसके बाद वो सभी तुम्हारा जीता हुआ पैसा तुमसे ले लेते हैं। शेन गुआनजुन को यहाँ से कई मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे कि उसी कंपनी का कैश फ्लो कट ऑफ हो गया। कैपिटल की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शेन गुआनजुन ने पैसा इकट्ठा किए और इस प्रोसेस में उसे पता चला कि उसकी तरह काफी ज्यादा रिच लोग जो हैं उन्होंने भी उसी की तरह अपने पैसे गंवाए हैं। शेन गुआनजुन ने इस चीज के बारे में ली फैमिली की दुश्मन फैमिली वी फैमिली को बता दिया, जिससे कि वी फैमिली इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगी। जिसके बाद वी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें तुम्हारी सीक्रेटली फिल्म टेप के बारे में पता चला। इसलिए वी फैमिली ने इस मौके का फायदा उठाया और वो लोग दूसरों के साथ मिल गए ताकि वो ली फैमिली को नीचे ला सकें। अगर चीजें नॉर्मल चल रही होती तो शेन गुआनजुन कभी भी अपने साथ एक गैम्बलिंग एक्सपर्ट को यहाँ पर नहीं लेकर आता। आफ्टर ऑल वो ली फैमिली से पंगा नहीं ले सकता, लेकिन उसे पता है कि तुम सीक्रेटली फिल्म टेप की वजह से फंसे हुए हो, इसीलिए उसे अब इस चीज के बारे में परवाह नहीं है। ये सुनकर रुओताई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है, वो ज्यादा देर तक नहीं जिएगा। रुओताई की बात सुनकर सैम उसे कहता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो। अब सैम, रू एंड रुओताई शेन गुआनजुन एंड उसके गैम्बलिंग एक्सपर्ट के पास जाते हैं, जो कि एक दूसरे गैम्बलिंग एक्सपर्ट के साथ गैम्बलिंग का एक मैच लगाते हैं। शेन गुआनजुन जिस गैम्बलिंग एक्सपर्ट को अपने साथ लाया होता है वो एक और मैच जीत जाता है। गुआंगजुन काफी ज्यादा खुश होता है कि अब वो काफी ज्यादा अमीर बन चुका है, लेकिन तभी वहाँ पर रुओताई, सैम एंड रुओ आ जाते हैं। रुओताई शेन से कहता है आज तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है बॉस शेन। शेन पीछे मुड़कर रुओताई को देखता है, जिसके बाद उसके पास जाकर उससे कहता है ये बुरा नहीं था, मैं आज काफी ज्यादा पैसे जीता हूँ मिस्टर ली, आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रुओताई कहता है ये तो थोड़ा सा पैसा है, ली फैमिली जो है वो इतना पैसा लूज करना अफोर्ड कर सकती है। रुओताई की बात सुनकर गुआनजुन उसे कहता है लेकिन क्राउन क्लब के जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी मेरे खिलाफ खेला, लेकिन वो सारे के सारे हार गए। ऐसा लगता है मिस्टर ली आपके नीचे भी कुछ टैलेंट दबा हुआ है। इस बात को सुनकर सैम गुआनजुन से कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता है। शेन मेरे साथ 2 गेम्स खेलने का क्या ख्याल है। सैम की बात सुनकर शेन रुओताई से कहता है आखिर यहाँ पर एक यंगस्टर क्यों है मिस्टर ली, आप काफी ज्यादा मॉडेस्ट नहीं बन रहे। आप आज मेरे खिलाफ $200 मिलियन हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप खेलना चाहते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। शेन ये कहकर हंसने लगता है। सैम इस बात पर कुछ नहीं कहता, जिसके बाद रुओताई अपनी बहन से कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या ब्रदर इन लॉ गैम्बलिंग में भी स्किल्ड है। रू अपने भाई से कहती है कि उसे भी इस चीज के बारे में नहीं पता। सैम के सामने जो उसका ओपोनेंट बैठा होता है वो बात करता है कि गैम्बलिंग मास्टर्स जो होते हैं वो अपने ओपोनेंट के साइकोलॉजी को गैस करने में काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं। वो उनके मिनिमल एक्सप्रेशन से एंड हैबिचुअल मूवमेंट से ही गेम को आगे बढ़ाते हैं। वो आदमी बात करता है कि गैम्बलिंग में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लेकिन सैम को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सैम के पास एक्सपीरियंस है। इस इग्नोरेंट आदमी के एक्सप्रेशन देख के ही मैं बता सकता हूँ कि इसके पास कौन से कार्ड होंगे। जो आदमी सैम के सामने बैठा होता है वो सैम को उसकी हरकतें देखकर ही जज कर लेता है। अब तभी सैम के पास रू आती है एंड उसे कहती है कि तुम श्योर हो कि तुम ये कर लोगे। सैम रू से कहता है मैं बिना किसी शक के कह सकता हूँ कि मैं इस वर्ल्ड में किसी भी कसीनो को हरा सकता हूँ। गैम्बलिंग का ये मैच शुरू होता है। सैम का ओपोनेंट सैम की हर एक हरकतों पर नजर रखता है। स्टार्टिंग के कुछ गेम सैम काफी ज्यादा आराम से जीतता है। सैम को जीतता देख रुओताई शेन से कहता है मिस्टर शेन ऐसा लगता है कि जिस आदमी को आपने हायर किया है उसकी किस्मत अब उसका साथ नहीं दे रही। ये सुनकर शेन रुओताई से कहता है मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपकी किस्मत आपका साथ छोड़ने वाली है कुछ ही देर में। शेन अपने मन के अंदर बात करता है इस कमीने को नहीं पता कि जीत हमारे हाथों में है। रुओताई तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। कसीनो में आने से पहले शेन का आदमी उसे बताता है कि गेम को खेलने से पहले उसकी आदत है कि वो स्टार्टिंग के कुछ गेम्स हारता है ताकि वो अपने ओपोनेंट के हैबिट्स को ऑब्जर्व कर सके और अपने ओपोनेंट के सोचने के तरीके को एनालाइज कर सके और उसके बाद जैसा वो चाहे वो अपने ओपोनेंट को वैसा खेलने पर मोटिवेट कर सके। शेन का आदमी उसे कहता है कि उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेन अब रुओताई की तरफ देखता है और अपने मन के अंदर कहता है
ली रुओताई जो है वो आज ऑलरेडी $200 मिलियन हार चुका है। खेलते रहने से मना करना मुश्किल है और जल्द ही इस बच्चे के चिप्स यानी कि सैम के चिप्स जो हैं वो भी काफी नहीं रहेंगे, इसलिए कसिनो जो है वो उसकी तरफ से चिप्स को और ऐड करेगी। शेन का प्लान होता है कि अगर वो ऐसा ही खेलते रहे तो बाद में चलकर वो बैटिंग को मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर सेट कर पाएंगे, जिससे कि वो कसिनो से और ज्यादा पैसे निकलवा पाएंगे। अब राउंड 30 स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सैम $1 मिलियन के चिप को गैम्बलिंग पर लगा देता है। अभी भी उसका ओपोनेंट उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। सैम का ओपोनेंट काफी ज्यादा दिमाग से इस गेम को खेल रहा होता है। वो सैम के हैंड मूवमेंट से लेकर आई मूवमेंट सभी पर ध्यान रखता है। सैम अपने एक और $1 मिलियन को गैम्बलिंग पर लगा देता है। सैम ने अभी भी अपना लास्ट का पत्ता नहीं देखा होता। दूसरी ओर सैम का ओपोनेंट, उसके पास अच्छे कार्ड्स होते हैं। सैम का ओपोनेंट सोच लेता है कि उसके पास किंग्स का एक पेयर है, इसीलिए इसमें तो उसकी पक्की जीत है। सैम का ओपोनेंट उसे कहता है अब क्योंकि ये ऐसे ही चलने वाला है तो मैं अपने सभी चिप्स को दाव पर लगाता हूँ। रुओताई सैम के कार्ड्स को देखकर कहता है ब्रदर इन लॉ के जीतने के चांसेस काफी अच्छे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने नीचे वाले कार्ड को नहीं देखा है, इसीलिए ये बता पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। सैम भी इस राउंड में अपने सारे चिप्स लगा देता है, जिसके बाद उसका ओपोनेंट उसे कहता है टेबल पे थोड़े से ही पैसे हैं, क्यों ना हम $100 मिलियन और ऐड करें। ये सुनकर सैम उसे कहता है 100 मिलियन जो है वो काफी नहीं रहेंगे, चलो 200 मिलियन के चिप्स लगाते हैं दाव पर। सैम का ये कहते ही रुओताई अपने कसिनो के 100 मिलियन वर्थ ऑफ चिप्स को मंगाता है, जिसके बाद सैम कहता है मैं बेट को 100 मिलियन से बढ़ा रहा हूँ, अब तुम बताओ कि तुम क्या करोगे। सैम अपने उस कार्ड के ऊपर हाथ रखता है जिसे कि उसने अभी भी खोलकर नहीं देखा होता। अब क्योंकि पहले भी उसके ओपोनेंट ने सैम को ऐसा करता हुआ देखा था, जिसमें कि सैम उसी कार्ड के ऊपर हाथ रख रहा था बार बार, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसीलिए इस चीज को देखते हुए सैम के ओपोनेंट को लगता है कि शायद से सैम का वो कार्ड एक एस होगा, इसीलिए वो फोल्ड कर देता है लास्ट में, यानी कि बेट को आगे नहीं बढ़ाता है। फोल्ड करने के बाद वो सैम से कहता है ऐसा लगता है मिस्टर सैम आप काफी ज्यादा जल्दबाजी में हैं, अगर आपने मेरी बात मानी होती और सिर्फ 50 मिलियन ही ऐड किए होते तब शायद आप मेरे 50 मिलियन भी जीत जाते हैं। रूह सैम से कहती है तुम्हारा बॉटम कार्ड एक एस था। सैम रूह से कहता है नहीं। अब सैम अपने लास्ट वाले कार्ड को ऊपर उठाता है एंड उसे कहता है मेरा बॉटम कार्ड हर्ट्स का 2 था। ये देखकर सैम का ओपोनेंट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो उसे कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सैम उसे कहता है तुमने बेट को आगे नहीं बढ़ाया, अब इस पे मुझे मत दोषी ठहराओ। सैम की हरकत को देखकर उसका ओपोनेंट कहता है अब मुझे तुम्हारी एक और हैबिट के बारे में पता चल चुका है। अब इसी के साथ राउंड 31 स्टार्ट होता है। ये राउंड पिछले राउंड से थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है। सैम का ओपोनेंट अपने बॉटम कार्ड को देखता है, उसका बॉटम कार्ड 9 ऑफ डायमंड्स होता है। इस चीज को देखते हुए वो कहता है हम दोनों के पास सेम कार्ड है, अब अगर तो सैम का कार्ड 9 ऑफ स्पेड्स हुआ तो ही वो मुझसे जीत सकता है, नहीं तो उसके लिए मुझे हराना नामुमकिन है। एक गेम में चारों कार्ड्स का 9 होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सैम ने अभी भी अपने हिडन कार्ड को नहीं देखा है। अब शेन का वो आदमी अपना सर हिलाता है, जिससे कि शेन समझ जाता है। शेन का आदमी अपने मन के अंदर कहता है लगता है कि अब समय आ चुका है। शेन भी अपने मन के अंदर कहता है नेट भी अब बंद हो चुका है। सैम का ओपोनेंट सैम से कहता है ये हम दोनों के लिए एक अच्छा हैंड है, क्यों ना हम एक हैंड को खेले ताकि हम विनर का पता लगा सकें। मैं अपने 200 मिलियन को ऑल इन करता हूँ। ये सुनकर सैम कहता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं भी 200 मिलियन एंड ऑल इन करता हूँ। सैम को इस बेट पर सारे चिप्स लगाता देख रूह अपने भाई से कहती है एक बेट पर 200 मिलियन लगाना ज्यादा रिस्की नहीं है। उसका भाई उसे कहता है अभी तक ब्रदर इन लॉ काफी ज्यादा लकी रहा है, इसीलिए इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेन एंड उसका आदमी देखता है कि सैम जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, जिसके बाद शेन का आदमी कहता है मैं इस बेट को आगे बढ़ा रहा हूँ। यंग मैन गैम्बलिंग करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कहीं तुम अपना आपा ना खो दो। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। सैम का ओपोनेंट अपने लास्ट कार्ड को सैम को दिखाता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम गैम्बलिंग के गॉड हो? तुमने हिडन कार्ड को ठीक से नहीं देखा और उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा बैटिंग कर रहे हो। सैम के ओपोनेंट के लास्ट पत्ता फेंकते ही रूह, शेन एंड रुओताई समझ जाते हैं कि शेन का आदमी जीत चुका है। शेन ली रुओताई से कहता है मिस्टर ली आपकी काफी बड़ी फैमिली है, इसीलिए इतनी छोटी रकम हारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? रुओताई को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी सैम बीच में कहता है कि तुम लोगों का हो गया, अगर नहीं हुआ तो इस चीज को खुद देख लो। सैम अपने लास्ट पत्ते को ऊपर उठाता है, उसे ऐसा करता देख उसका ओपोनेंट घबरा जाता है, जिसके बाद वो आगे बढ़कर सैम के लास्ट पत्ते को देखता है एंड सैम का लास्ट पत्ता 9 ऑफ स्पेड्स ही होता है। सैम के ओपोनेंट को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो कहता है तुमने अपने कार्ड्स को रीड किया, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें उन्हें रीड करता हुआ नहीं देखा, तुमने उन्हें आखिर कब पढ़ा? सैम अपने ओपोनेंट से कहता है
क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने अपने कार्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा? स्टार्टिंग के फर्स्ट गेम से ही मैं अपने कार्ड्स को चेक करता हुआ आया हूँ। चलो सोचो कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा। मैंने उन्हें तुम्हारे बिना नोटिस करते हुए देखा। सैम गेम के स्टार्टिंग से ही बहुत चालाकी से अपने सभी कार्ड्स को देख रहा होता है, लेकिन इस चीज की भनक उस गैम्बलिंग एक्सपर्ट को नहीं लगती। तुम एक अच्छे प्लेयर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरे गेम स्टाइल को देखकर बता पाओगे कि मैं कैसा खेलता हूँ। अब सैम अपने ओपोनेंट से कहता है, क्या मेरी गलती सच में एक गलती थी? क्या मेरे हैबिचुअल मूव्स सच में मेरी हैबिट्स थी? क्या तुमने ये सोचा कि कहीं मैं तुम्हें पागल तो नहीं बना रहा? स्टार्टिंग से मैं इस गेम को कंट्रोल करता हुआ आया हूँ और तुम मेरा शिकार थे। सैम की बातें सुनकर उसका ओपोनेंट टूट जाता है। दूसरी ओर रुओट आए शेन के पास जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखते हैं एंड उसे कहते हैं, मिस्टर शेन, आपने उन सभी पैसों का इस्तेमाल किया जिन्हें कि आपने बोरो किया था। अब आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं। शेन हैरान होता है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। शेन का आदमी उसे कहता है, मिस्टर शेन। अब तभी शेन अपने आदमी से कहता है कि हम इस चीज के बारे में बाहर जाकर बात करेंगे। ये सुनकर सैम अपनी जगह से खड़ा होता है एंड उन दोनों से कहता है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर शेन रुओताई से कहता है, मिस्टर ली, क्या हारने के बाद हमारे लिए यहाँ से बाहर जाना अलाउड नहीं है? क्या आप अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं? रुओताई सैम से पूछता है कि वो लोग यहाँ से क्यों नहीं जा सकते। सैम रुओताई के पास आता है एंड उसे कहता है, मैं इस चीज के बारे में तुम्हें बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए तुम्हारे पास एक चाकू है तो मुझे दो। रुओताई सैम को चाकू देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि चाकू को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सैम अपने हाथ में चाकू लेता है एंड कहता है, तुम्हें क्या लगता है? अब सैम शेन के आदमी के पास जाता है एंड उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को खींचता है, जिससे कि उसके हाथ से एस का पत्ता बाहर निकलता है। उस पत्ते को बाहर निकलता देख रुओताई हैरान हो जाता है। सैम अपने ओपोनेंट से कहता है, तुमने 15th गेम में एक कार्ड चेक के लिए पूछा था और उसी मौके का फायदा उठाकर तुमने एस ऑफ स्पेड्स को चुरा लिया। तुमने उसे अपने स्लीव्स के अंदर छुपा कर रखा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें वो करते हुए नहीं देखा है? मैंने उस टाइम तुम्हें एक्सपोज इसीलिए नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं गेम को नहीं जीता था। शेन के आदमी की इस हरकत पर रुओताई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, आखिर मेरे सामने तुम्हारी चीटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर शेन, क्या आप इस चीज के बारे में मुझे बता सकते हैं? मिस्टर शेन इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। दूसरी ओर सैम शेन के उस आदमी का हाथ पकड़ता है एंड उसे टेबल पर मारता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को नीचे टेबल पर रखता है एंड कहता है, तुमने रूल्स को तोड़ा है। तुम्हें पता है ना कि जब तुम रूल्स को तोड़ते हो तो आगे क्या होता है? सैम उस चाकू को निकालता है, जिसके बाद वो शेन के उस आदमी के हाथ पर चाकू मार देता है। शेन के आदमी का हाथ लहूलुहान हो जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। अब सैम शेन से कहता है, मिस्टर शेन, आपका इस पर क्या कहना है? शेन ये देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसके बाद वो कहता है, नहीं, इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। उसने खुद चीटिंग की है, मैंने उसे ये करने के लिए नहीं कहा। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि शेन एंड उसके गैम्बलिंग एक्सपर्ट वाले आदमी का ये पहले से ही प्लान था कि वो लोग चीटिंग जरूर करेंगे और अब अपनी जान बचाने के लिए शेन सारे इंजाम को अपने उसी आदमी पर थोप रहा है। काम हो जाने के बाद सैम रुओताई को उस चाकू को वापस लौटाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसे खुद हैंडल कर लेना। जाते हुए सैम रुओताई से कहता है, एक और चीज, क्लब हाउस में उन्हें कुछ मत करना। अब सैम एंड रुओ वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए रुओ सैम से कहती है, किसी के हाथ को चाकू से मारने के बाद अच्छा लगता है ना? सैम रुओ से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर रुओ हैरान हो जाती है एंड सैम से कहती है, क्या? सैम उसे कहता है, अगर तुम खुद के हाथ को काटोगी तो तुम्हें कैसा फील होगा? सैम की बात सुनकर रुओ वहीं पर रुक जाती है एंड सैम आगे चला जाता है। रुओ अपने मन के अंदर कहती है, आखिर वो ये सब करने के बाद इतना शांत कैसे हो सकता है? सैम किसी को नहीं मार सकता है ना? अब सैम रुओ के साथ जाता है एंड वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते पे जाते हुए रुओ सैम से कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे गैम्बलर हो गए। सैम रुओ की तरफ मुड़ता है एंड कहता है, मेरे बिल्स को भरना मत भूलना। ये सुनकर रुओ हैरानी के साथ कहती है, तुम सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचते हो। अब तभी सैम गाड़ी के शीशों से बाहर देखता है। सैम को पता चलता है कि उन्हें गाड़ी फॉलो कर रही है। रुओ सैम से कहती है कि क्या हुआ। सैम उसे बताता है कि गाड़ी जो है वो उन्हें कब से फॉलो कर रही है। रुओ का ड्राइवर भी उसे इस चीज के बारे में बताता है, जिसके बाद रुओ कहती है, उससे अपना पीछा छुड़वाओ, वो कमीना लॉन्ग जो है वो लोगों को मुझे फॉलो करने के लिए भेजता है। हालांकि सैम को पता होता है कि जो गाड़ी उनको फॉलो कर रही है उसमें लॉन्ग का आदमी नहीं है और ना ही उनका टारगेट रुओ है। सैम रुओ का हाथ पकड़ता है, जिसके बाद वो उसे कहता है, तुम डरो मत, मैं सभी चीजों का ख्याल रख लूंगा। सैम को ऐसा करता देख रुओ अपने मन के अंदर कहती है, क्या वो इस मौके का फायदा उठाकर मुझ पर चांस मार रहा है? हालांकि रुओ को सैम की ये हरकत पसंद आती है, जिसके बाद वो अपना हाथ ऊपर करती है एंड सैम से कहती है, तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। आखिर जो कुछ भी तुमने आज किया इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ अच्छा तो खिला ही सकती हूँ। अब सैम
एंड रूओ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर सैम रूओ से कहता है कि तुम्हें इस चीज़ का डर नहीं है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जो कि तुम्हें पहचान लेंगे और वो लोग मुझे अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर समझेंगे। रूओ सैम से कहती है कि वो चाहती है कि और ज़्यादा लोग उसे पहचाने। अब तभी उस रेस्टोरेंट में हैन डैली नाम का एक आदमी आता है जो कि लॉन्गचेंग इनोवेशन ग्रुप का चेयरमैन होता है। हैन रूओ को पहचान लेता है, जिसके बाद हैन रूओ को ग्रीट करते हुए कहता है आप भी यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। जिसके बाद रूओ हैन को ग्रीट करती है एंड वो उसे अपने बॉयफ्रेंड सैम से इंट्रोड्यूस करवाती है। हैन को देखकर सैम उसे पहचान जाता है क्योंकि सैम पहले से ही हैन के बारे में काफी ज्यादा चीजें जानता था। हैन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड सैम से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम एक अच्छा आदमी हो और मिस ली के लिए एक परफेक्ट मैच। सैम एंड हैन अपना हाथ मिलाते हैं। सैम हैन से कहता है ये कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में एक अच्छे आदमी हैं। अब क्योंकि हैन को कहीं जाना होता है इसीलिए वो उन दोनों को उनकी डेट को इंटरप्ट करने के लिए माफी मांगते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। हैन के जाने के बाद रूओ सैम को बताती है कि हैन डैली सच में एक अच्छा आदमी है, उसे दोस्त बनाना पसंद है और वो ईस्ट चाइना सी चेम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑफिसर भी है। रूओ की बात सुनकर सैम उसे कहता है हैन के बारे में तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें तुमसे अच्छे से जानता हूँ। ये सुनकर रूओ उसे कहती है हाँ, तुम यहाँ के सबसे ज्यादा बेस्ट बिजनेसमैन जो ठहरे। अब सैम रूओ से कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि सभी लोग तुम्हें दोस्त बनाना चाहते हैं, है ना। रूओ सैम को बताती है कि हाँ, उसके काफी ज्यादा राइवल्स हैं, स्पेशली वुमेन। रूओ सैम को बताती है कि ये कैसे बेवकूफी वाली चीज है कि दूसरी औरतें उसे दुश्मन की तरह देखती हैं। सैम रूओ से कहता है ये तो सच बात है। अब तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है जो कि ऑलरेडी रूओ को जानती थी। वो लेडी रूओ से कहती है आखिर आपका बॉयफ्रेंड कब बना। जो लेडी वहाँ पर होती है उनका नाम लियू काई शुए होता है। हालांकि ये उनका असली नाम नहीं होता क्योंकि पहले उनका नाम लियू ली जुआन था। इन लेडी की उम्र 32 इयर्स ओल्ड होती है जो कि लीजुआन विलेज से होती हैं। इनकी स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इस लेडी के बारे में ये खास बात होती है कि ये लेडी डोंगाई जूली ग्रुप के चेयरमैन की वजह से अपनी एक कंपनी यूनशुई फैशन कॉर्पोरेशन को स्टार्ट करते हैं और थोड़े बहुत सक्सेसफुल भी रहते हैं। सैम उसके बारे में ऑलरेडी जानता था। सैम काईशु को देखकर अपने मन के अंदर कहता है ये रूओ की एक बिजनेस कॉम्पिटिटर है। अब काईशु वहाँ पर आते ही रूओ का अपने से यंग लड़के के साथ घूमने के लिए मजाक बनाती है। हालांकि ये चीज रूओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एंड वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन इसके बावजूद भी काईशु नहीं रुकती एंड वो रूओ की और ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। आखिर में रूओ इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती एंड वो कॉफी के कप को उठाकर काईशु के ऊपर फेंकने जा रही होती है कि तभी सैम उसे रोक लेता है एंड कहता है इस चीज को आसानी से लो, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सैम काईशु के पास जाता है एंड उसे देखने लगता है। सैम को ऐसा करता देख काईशु से पूछती है कि वो क्या देख रहा है, जिसके बाद सैम उसे कहता है कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले भी कहीं देखा हुआ है। अरे हाँ, मुझे याद आया, क्या आपने पहले कभी किसी नाइट क्लब में काम किया है। इसी के साथ इस सीरीज के 10 एपिसोड्स यहीं पर खत्म होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूं जस्ट लाइक अदर्स, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। Until then, please take care of your parents. माता ने।